नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठ करके वार्ता कर रहे थे। और जब वो वार्ता कर रहे थे उसके महज चंद घंटों के बाद अमेरिका से एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और जो बात कही गई है, जिस अंदाज में बात कही गई है, ना तो उसे भारत पे स्वीकार करने की स्थिति सरकार के द्वारा है। स्वाभाविक है कि स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत के अंदर जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, क्या उन परिस्थितियों में उस रिपोर्ट को नकारा भी जा सकता है? क्या एक साथ कई सवाल खड़े होते हैं। भारत में रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और उस देश में ये सवाल खड़े होते हैं जिस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि बलवा करने वाले, फसाद करने वाले लोगों की पहचान उनके कपड़ों से होती है। ये आज के हिंदुस्तान की हकीकत है। उस हिंदुस्तान की हकीकत है जिस हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होने के पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते हुए सत्ता के शीर्ष की आकांक्षा रखने वाले उस वक्त एक नेता ने कहा था, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के बुर्के में छिप जाती है। तो बुर्का शब्द का इस्तेमाल, यानी एक खास तरह की पहचान, पहनावे का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के साथ जोड़कर प्रतीकात्मक तौर पर करने की जो कोशिश सत्ता में आने के पहले से दर्शाई गई, आज उसे हकीकत में बदलते हुए तो अमेरिका नहीं देख पा रहा है। कारण क्या है? दरअसल अमेरिका में एक धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, UNCIRF, रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट जारी करता है। उसने एक 7 पन्ने की रिपोर्ट जारी की है और 7 पन्ने की उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत के अंदर जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जिस देश की पहचान है, उस पहचान के भीतर भी एक अलग तरह की नई पहचान विकसित करने की जो कवायद है, वो पहचान चिंता की विषय है। और वो पहचान है सांप्रदायिकता के समावेश की, धार्मिक स्वतंत्रता का के हनन की। क्या वाकई भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है? दरअसल उस रिपोर्ट पर यकीन करें तो गोकशी कानून, वक्फ बोर्ड को लेकर किए जा रही कोशिशें और कुछ दूसरी कोशिशें, जिसे कभी कानूनों के माध्यम से, तो कभी बयानों के माध्यम से, तो कभी चुनावी फायदे के लिए दिए जा रहे उटपटांग बयानों और कोशिशों के माध्यम से, हर वक्त जिस रूप में आपने देखा है, उन सब पर यह 7 पन्ने की रिपोर्ट आई है। भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करने के साथ यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर भारत, अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्य जब भारत जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वीजा देने से भी मना करता है। यह वही हिंदुस्तान है जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को खुली छूट दी गई थी जब कश्मीर के चुनाव का जिक्र एक दौर में हो रहा था। तकरीबन 2-2.5 दशक पहले पूरी दुनिया को भारत ने खुले दिल से दिखाया था कि आइए देखिए और बताइए कि भारत के चुनाव कैसे होते हैं। और पूरी दुनिया ने सराहा था कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कश्मीर में चुनाव संपन्न कराए गए। पंजाब के चुनाव एक दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए गए और ये सारी बातें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व की थी, आकर हकीकत को अपनी नंगी आंखों से देखा था। लेकिन आज की तारीख में USCIRF के सदस्य, यानी अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सदस्य, जब ये कहें कि जो रिपोर्ट में जो बातें उन्होंने लिखी है, इस बात की तस्दीक के लिए जब उसके सदस्य अमेरिका से भारत आना चाहते हैं, उनका वीजा रोका जा रहा है, उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा। यह उस देश के बारे में अमेरिका की रिपोर्ट है जिस देश के राष्ट्रपति चुनाव के पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो अगली बार ट्रंप सरकार का नारा लगाकर आते हैं। यह उस देश की तरफ से नरेंद्र मोदी के देश के बारे में, जहां जिसका प्रतिनिधित्व, जिसका नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी बतौर शासनाध्यक्ष, बतौर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या यह नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर सीधा आक्षेप है? मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
और गुजरात के 2002 के मामले के बाद दुनिया के कई सारे देशों ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। भारत के एक मुख्यमंत्री को वीजा देना पसंद नहीं किया था। आज वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह चिंता है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, भारत में बहुसंख्यकवाद को भारत के मिजाज और लोकतांत्रिक मिजाज के ऊपर हावी तो नहीं होने दिया जा रहा है। और जब इस तरह के आरोप लगे, स्वाभाविक है, चूंकि मौजूदा सत्ता के मौजूदा निजाम के रहते हुए आरोप लगे हैं, तो निजाम की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट को खारिज भी किया गया है। इसे एक मोटिवेटेड नैरेटिव के तहत बनाई गई रिपोर्ट कहा गया है कि किसी खास मकसद से मोटिवेट होकर नैरेटिव सेट करने के इरादे से इसे बनाया गया है, यह प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और क्या भारत सरकार ने इसके बारे में तथ्य प्रस्तुत किए हैं? बात सरकारों की नहीं है, बात स्वतंत्र मीडिया के तौर पर हमारे जैसे पत्रकारों के द्वारा अपनी बात रखने की है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? बेहद खराब है, बहुत ही खराब स्थिति भारत की है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जब बात होती है, धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात होती है, तो तकरीबन 7 दशक पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और बीबीसी के प्रमुख के बीच जिस प्रकार से सीधा सीधा संवाद हुआ था, फॉकलैंड आइलैंड को लेकर जो युद्ध चल रहा था उसके लिए, तो सारी बातें एक स्वतंत्र मीडिया को लेकर सामने आ गई थी कि स्वतंत्र मीडिया किसी सरकार की हां में हां मिलाने के लिए नहीं होता। स्वतंत्र मीडिया स्वतंत्रता के साथ अपनी बात कहता है, उसे सरकार के एजेंडे से सहमत होना जरूरी नहीं है। और सरकार का एजेंडा देश का एजेंडा है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता, सरकार देश की सरकार जरूर होती है, सरकारें राज्य की सरकार जरूर होती है, सरकार जनता का प्रतिनिधित्व जरूर करती है। लेकिन क्या इस आधार पर तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को भी समर्थन किया जाना चाहिए था? इस आधार पर दूसरे सरकारों द्वारा लाए गए, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए लाए गए विधेयक का भी समर्थन किया जाना चाहिए था? जी नहीं, सरकार के हर कदम का समर्थन नहीं किया जा सकता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी एक दौर में इस देश की सेना से अपील की थी, पुलिस से अपील की थी कि इंदिरा गांधी की सरकार के जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी निर्णयों को समर्थन ना दें। यह सिविल नाफरमानी की अपील इस देश में जेपी ने की थी। लोकतंत्र इसे कहते हैं कि जहां जनता, सरकार, सिविल सोसाइटी, प्रबुद्ध नागरिक, ये सभी लोकतंत्र में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। धार्मिक स्वतंत्रता हो, सामुदायिक स्वतंत्रता हो, भाषाई स्वतंत्रता हो, लेकिन इन सब के बीच भारत में जनसंघ का उदय कहां से होता है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी राष्ट्र की भाषा है। निश्चित तौर पर हिंदी का प्रसार भी होना चाहिए, लेकिन उसी तौर पर तमिल, तेलुगु, भोजपुरी सबका प्रसार होना चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं का प्रसार होना चाहिए। बाहर की भी कोई भाषा इस देश के बाहर की है, उसे भी सीखना चाहिए, जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें, लेकिन थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आज इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के नाम पर क्या बहुसंख्यकवाद को थोपा जा रहा है? धार्मिक स्थलों को लेकर जिस तरह की बातें इस रिपोर्ट में, सेमा हसन ने जिस रिपोर्ट को, यानी UNCIRF की जिस रिपोर्ट को तैयार किया है, उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार बिंदुवार तरीके से उन सारे आरोपों का जवाब दे पाने की स्थिति में है? बिंदुवार तरीके से, पॉइंट वाइज इसका जवाब अगर कोई मांगे और सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाए, सरकार की तरफ से दिया जाए, तभी इस पर संतुष्ट हुआ जा सकता है। सीधे रिपोर्ट को खारिज कर देना, यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति अगर इस देश में भूखमरी का सवाल उठाए, कोई व्यक्ति हंगर इंडेक्स का सवाल उठाए, कोई डेमोक्रेटिक परसेप्शन का, लोकतांत्रिक भागीदारी और लोकतंत्र के माहौल का सवाल उठाए, तो कभी उसे खान मार्केट गैंग, कभी उसे टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी उसे लुटियंस गैंग और तमाम ऐसे दूसरे विभूषणों से विभूषित कर दिया जाता है। लेकिन जो संस्था इस देश की नहीं है, इस देश की बाहर की है, उसके लिए तो और आसान है, सीधे सीधे उसको चुनावी राष्ट्रवाद से जोड़ देना। लेकिन क्या इन कोशिशों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जिस प्रकार की चिंताएं भारत को और भारत के सामाजिक परिवेश
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बनी है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार उस मुद्दे पर, उस चिंता को दूर करने के लिए क्या अपनी तरफ से तथ्यात्मक रूप से कोई रिपोर्ट सामने लाने के लिए तैयार है? जाहिर सी बात है कि ये कोशिशें नहीं होती है। अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और जब वो अमेरिका गए थे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को लेकर के उसका सम्मेलन था और वर्तमान समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में है, वहां के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और उनकी बातचीत के कुछ घंटों बाद ये आता है। किस रूप में इसे देखा जाए? क्या भारत और अमेरिका के संबंध व्यापारिक तौर पर, चूंकि दुनिया के एक सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग और दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर में से एक के बीच, यानी दो अलग अलग ऐसे देश जिनको भारत के बाजार की जरूरत है और जिनको अपने प्रोडक्ट के लिए भी बाजार की जरूरत है और बाजार को उस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस वजह से भारत के संबंध फिलहाल अमेरिका के साथ मधुर दिखाई दे रहे हैं या दिखाने की कोशिशें हो रही है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से इस देश की पहचान पंडित नेहरू के जमाने से थी, इस देश की विदेश नीति पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बातें, सार्क की बातें, गुट निरपेक्षता की बातें इस देश की विदेश नीति का हिस्सा हुआ करती थी। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्री रहे पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है कि इजराइल ने जो जमीन, अरबों की फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा कर रखी है उसे खाली करना होगा, वो भारत के विदेश मंत्री के तौर पर इसी आरएसएस और जनसंघ भाजपा की नर्सरी से निकले हुए पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री का बयान है। क्योंकि तब विचारधारा अपनी जगह और सत्ता की वास्तविकता, सियासत की वास्तविकता, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य, इन सब को देखकर व्यावहारिकता की राजनीति, जमीनी हकीकत की राजनीति हुआ करती थी, जमीनी हकीकत की कूटनीति भी हुआ करती थी, राजनयिक संबंध भी वैसे ही बनते थे। आज की तारीख में फिलिस्तीन को लेकर के कोई सवाल इस देश में खड़ा कर दे तो सत्ता के लोगों को लगता है कि उसने कोई राष्ट्रद्रोह जैसा काम कर दिया, जबकि भारत की विदेश नीति का एक घोषित हिस्सा है, अघोषित नहीं घोषित, स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र भारत उसकी परिकल्पना करता है। लेकिन फिलिस्तीन का सवाल उठाते ही ये कौन सी बात शुरू हो जाती है, किस तरह की बातें होती हैं? ये सारी चीजें रिपोर्ट दर्शा रही है कि भारत के हालात में परिवर्तन आया है। हो सकता है इस रिपोर्ट की कुछ बातों से मैं भी असहमत हूं, लेकिन भारत में परसेप्शन बदलने के लिए एक ताकत सक्रिय है। इस देश के अंदर, इस देश के सेकुलर मिजाज के अंदर कट्टरता के समावेश की कोशिशों में एक मिजाज सक्रिय है और उस मिजाज के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वरना इस देश में किसकी हिम्मत है कि कोई वैलेंटाइन डे के ऊपर सवाल उठाए? वरना हिंदुस्तान में कोई स्टेडियम में मौजूद किसी दूसरे देश के समर्थक के साथ मारपीट कर दे मैच के दरमियान। ये सारी चीजें खेल भावना, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, राष्ट्र के अंदर की स्थिति, ये सारी चीजें जब एक दूसरे के साथ आप क्लब करके देखें तो पता चलेगा कितना बदल गया हिंदुस्तान। इंसान कितना बदला ये नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान का मिजाज कितना बदलने की कोशिश हुई और किस हद तक कामयाबी मिली है उसमें, इस तरह के तत्वों को जो इस देश की पहचान को बिल्कुल एक बहुसंख्यकवाद पाकिस्तान की तरह से थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उस बहुसंख्यकवाद की मानसिकता के ऊपर जो ये रिपोर्ट आई है, कुछ बिंदुओं पर निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता है और वो चिंता वाजिब दिखती है। नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका के साथ संबंधों को दुहाई देती रही है, लेकिन क्या अमेरिका नरेंद्र मोदी पर एतबार करने के लिए तैयार है? इस रिपोर्ट के बाद तो यही लगता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध बेहद प्रगाढ़ है, लेकिन भारत की मौजूदा सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह से इस देश का मिजाज रहा है। इस रिपोर्ट का लब्बो लुआब यही है और ये
भारत के सामाजिक ताने बाने में हो रहे बदलाव के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।